नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूपी सरकार को पीएनबी ने दिया 5100 करोड़ रुपए का लोन। सीएम योगी को बैंक अधिकारियों ने सौंपा चेक। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए दिया लोन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ। 29.68 लाख निराश्रित महिलाओं के खाते में डाले 451 करोड़, तो 1,55,000 बेटियों के खातों में 30.12 करोड़ रुपए ट्रांसफर। वहीं 75 महिलाओं का भी किया सम्मान। यूपी के कई इलाकों में बरसात का कहर। देवरिया शहर हुआ जलमग्न। सरकारी गैर सरकारी कार्यालय, बाजार और दुकानों में हुआ जलजमाव। लोग हुए परेशान। बरेली के बहेड़ी कोतवाल इलाके में डॉक्टर की हत्या। क्लिनिक से घर लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। मौके पर मिला तमंचा और बाइक को पुलिस ने किया जब्त। पुलिस ने जांच शुरू की। और फतेहपुर में गाजीपुर पुलिस की कार्रवाई। अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित अवैध हथियारों सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन ने दौरे की तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रपति कोविंद रामकथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शनों का भी कार्यक्रम है। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में सीएम निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 29.68 लाख निराश्रित महिलाओं के खातों में 451 करोड़ रुपए सीधे तौर पर हस्तांतरित किए। इसके साथ ही 1.73 लाख से ज्यादा नए लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1.55 लाख बेटियों के खातों में 30.12 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। साथ ही अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा 59,000 ग्राम पंचायत भवनों में मिशन शक्ति कक्ष की शुरुआत भी की गई। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर मिशन शक्ति के प्रथम और द्वितीय चरण में जिन 75 बहनों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, आज की मुख्य अतिथि और प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी ने उनका यहां पर भी सम्मान किया। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों के सभी जिला मुख्यालयों में भी इसी प्रकार की भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। 75 जनपदों की उन सभी बहनों को भी हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जिनके कार्य से नारी गरिमा, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को प्रदेश में एक नई दिशा मिली है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सभी 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में भी इस कार्यक्रम को सीधे प्रसारण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली
माताओं बहनों को शासन की उन योजनाओं की जानकारी मिल सके जिन योजनाओं के बारे में जानकारी के अभाव में वे अक्सर वंचित रह जाती हैं। आप सब जानते हैं कि 2014 देश के अंदर युग परिवर्तन का वर्ष है, जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर अपने एक नए विजन के साथ प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए। उन्होंने जीवन को प्रत्येक क्षेत्र को एक नई दिशा देने का कार्य प्रारंभ किया। जौनपुर में भी मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री गिरीश चंद्र यादव मौजूद रहे। इनके अलावा जिलाधिकारी मनीष वर्मा और मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मंत्री यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम सभी जिलों में मनाया गया है। मिशन शक्ति कार्यक्रम के साथ जिले में सभी को सम्मान दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में निर्यात उन्मुख छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए उभरते सितारे फंड की शुरुआत की। यह फंड एक्जिम बैंक और सिडबी की ओर से संयुक्त रूप से प्रायोजित है। इस मौके पर एक्जिम बैंक की उप प्रबंध निदेशक हर्षा बंगारी, सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एस रामन समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही उद्योग निकाय, उद्यमी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस योजना से निर्यात उन्मुख छोटी कंपनियों को काफी फायदा होगा। Some developed countries like Germany had already tried this. They identified champion sectors and tried to support them, handhold them, give them the necessary technology and fund infusion through which it made a league of a difference for many of these champion sectors. Now for Uberte Sitares, largely the principle being followed similarly, and for a state like Uttar Pradesh, which has, I would think, in any one of the states in India, the highest number of MSMEs, a project which was tailor-made for MSMEs to identify champions among them and to also support them, also now gets the additional benefit of Uttar Pradesh's one district, one product. यूपी सरकार को पीएनबी बैंक की ओर से 5100 करोड़ रुपए का कर्ज मिला है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पीएनबी बैंक के अधिकारियों ने सीएम योगी को चेक सौंपा। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर यह कर्ज प्रदेश सरकार को दिया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशों के कारण ही आज उत्तर प्रदेश में उद्योगों में निवेश के लिए माहौल बन पाया है। उत्तर प्रदेश उद्योगों की दृष्टि से एक आकर्षक प्रदेश बनकर उभरा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रदेश में बनने वाला 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगा। इससे लखनऊ से मेरठ की दूरी 5 से 6.5 घंटे की ही रह जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा हर साल पॉलिसी और उसके अनुसार कुछ बजटरी प्रोविजंस करना एक रिवाज है, मगर पिछले 4-5 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी के गाइडेंस में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया, देश का उन्नति के लिए अगर हम मीनिंगफुली कुछ कार्यक्रम करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए प्रामुख्यता देना आवश्यक है और उसके लिए हर बजट में कुछ ना कुछ अधिक से अधिक प्रावधान करते आए हैं
और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 2017 और 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को उठा करके बहुत ही सपोर्ट केंद्र सरकार राज्यों को देने के लिए बहुत ही एक प्लान्ड व्यवस्था के तहत करके आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश न केवल देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के रूप में अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए देश के डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन भी बन सकता है। इस दिशा में जो प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। मुझे याद है जब 2018 में जुलाई मास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के लिए अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया था। उस समय उन्होंने इस बारे में कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ये किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। बाराबंकी में कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में कानून मंत्री ने कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर भी विचार किया गया। वहीं ओवैसी के बयान पर कानून मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी भाषा का प्रयोग करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। यूपी के फतेहपुर में गाजीपुर पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित अवैध हथियार बरामद किए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को भी दबोचा है। जानकारी के मुताबिक फूलवा मऊ तिराहे के पास से चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा था, जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए। यूपी के जौनपुर में युवती का शव मिलने से फैली सनसनी। पोखरे में मिला युवती का शव। इस मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जौनपुर के खेता सराय थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो जौनपुर में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पोखरे में युवती का शव बरामद हुआ, उसके बाद काफी भीड़ लग गई और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के देवरिया में लगातार बारिश के चलते पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। सरकारी कार्यालय हो या मोहल्ले हो, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। डीएम कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्ट्रेट सहित दर्जनों सरकारी कार्यालय पानी से घिरे हैं। कार्यालयों के अंदर पानी घुस चुका है। वहीं जल जमाव के लिए स्थानीय लोग नगरपालिका को दोषी मान रहे हैं। नगरपालिका के खिलाफ लोगों का आक्रोश भी नजर आ रहा है। वहीं देवरिया सदर के भाजपा विधायक डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी अधिकारियों को साथ लेकर मोहल्लों में निकले और जल भराव की जगहों पर पानी की निकासी की व्यवस्था करवाई। मथुरा में भी कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थियों को अनुदान राशि वितरित की गई। वेटरनरी कॉलेज के किसान सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 75 लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। हमारी इच्छा है कि नारी स्वावलंबी बने। और अब खबर यूपी के संभल से। शराब के नशे में युवक की हत्या। दोस्त ने शराब पीने के बाद युवक को गोली मारी। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। धनारी थाना क्षेत्र के कीरतपुर गांव का यह मामला है। तो दोस्त ने शराब पीने के बाद अपने ही दोस्त को गोली मार दी
और शराब के नशे में युवक की हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। संभल जिले का यह मामला है। थाना धनारी के अंतर्गत ग्राम कीरतपुर में एक अशोक यादव, जिनकी उम्र लगभग 30 साल है, इनकी गांव के ही एक बलजीत यादव के द्वारा गोली मार दी गई। जब इनको उपचार के लिए थाने के द्वारा जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। शव को पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। घटना का कारण आपस में शराब पीकर कुछ गाली गलौज होने के पश्चात हुआ विवाद बताया जा रहा है। बरेली के बहेड़ी कोतवाली थाना इलाके के दया भोज में एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डॉक्टर जब अपनी क्लिनिक से घर जा रहे थे तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो डॉक्टर घायल अवस्था में पड़े हुए थे। पास में ही तमंचा और बाइक भी पड़ी मिली। मृतक डॉक्टर के परिवार वाले उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिवार वालों का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रक्षाबंधन के मद्देनजर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सौगात दी है। ऐसे में रक्षाबंधन पर महिलाएं रोडवेज बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी। अयोध्या रोडवेज बस स्टॉप की वरिष्ठ प्रभारी वंदना श्रीवास्तव का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिलाओं की निःशुल्क यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने पूरी व्यवस्था कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार एवं परिवहन निगम मुख्यालय के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी 21-22 अगस्त की मध्य रात्रि में 12 बजे से 12 बजे तक महिला यात्रियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में समस्त महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि आप लोग समय से अपने बस में पहुंचकर अपने अपने स्थान ग्रहण करें और कोविड-19 के नियमों का पालन करें। रविवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। लॉकडाउन के चलते पिछले साल रक्षाबंधन का त्योहार फीका रहा, लेकिन इस बार हालात सामान्य होने पर बाजारों में रौनक वापस आ गई है। तो वहीं दुकानदारों की अच्छी बिक्री हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इससे भाई बहनों को आने जाने में और राखी का त्योहार मनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कल पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। लॉकडाउन के चलते पिछले 2 साल से रक्षाबंधन का त्यौहार फीका जा रहा था, पर इस बार हालात सामान्य होने से बाजारों में रौनक वापस आ गई है। वहीं दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें सजा ली है अच्छी बिक्री की उम्मीद से। वहीं उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इससे सारे भाइयों बहनों को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने में और आसानी होगी। संभल के राखी बाजार के नाम से मशहूर मोहल्ला ठेर में इन दिनों पहले जैसी रौनक नजर नहीं आ रही है। हर बार यहां काफी सारी राखियों की दुकानें देखने को मिलती थीं, लेकिन इस बार कम दुकानें लगाई गई हैं। कोरोना के कारण भी इस बार बाजार पर काफी असर पड़ा है। जब A1 टीवी की टीम बाजार में पहुंची तो ग्राहकों का कहना था कि इस बार राखियां काफी महंगी हो गई हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के चलते महंगाई काफी बढ़ चुकी है, माल भी आगे से काफी महंगा आ रहा है, इसीलिए इस बार राखी के दामों में इजाफा हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।